हेलो स्टूडेंट, आज के लाइव सेशन में आप सभी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आज की जो सेशन होगी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सही टाइम पे प्राप्त होता है और आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम दिया करिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन चारों में से कौन नहीं होगा? साउंड वेव। किसकी भी साउंड वेव इसलिए होगा कि इसके तो 7 टर्म है, जिसमें होता था गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और कैसा रेडियो वेव। लेकिन इसमें तो है नहीं, सीधा सा ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गामा किरणों की तरह होता है। गामा किन किरणों की तरह होता है? तो गामा एक उदासीन कण है जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा है। उसी तरीके का एक ही यहाँ किरण है जिसका नाम क्या है? एक्सरे। बाकी तो बीटा निगेटिव है, कैथोड निगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। देखिए जो सटीक लाइन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब आइए यहां चेक किया जाए अनुप्रस्थ। हाँ, कितना स्टूडेंट ये सोचता रहता है कि ऐसा है कि दोनों हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये ऐसा तो सोचिएगा मत, यहां पे संभव ही नहीं है और ये मैकेनिकल होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय के तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? अब बात आ गई, विक्षेपित डिफ्लेक्ट होगा कौन सा? तो सीधा बात है, डिफ्लेक्ट होगा कैथोड। तो इसके करेक्ट आंसर कौन से होंगे? डी। कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो सीधा बात है कैथोड, बाकी सब तो अल्ट्रावायलेट रेज है। साथ ही साथ कितना है? एक्सरे है, गामा है, ये सब विद्युतीय उदासीन होते हैं, ये कहां से डिफ्लेक्ट करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र क्या होता है? तो यह क्षेत्र होता है एक्सरे। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया था कि इसका वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन होगा। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अरे विस्थापन धारा का मात्रक हो या धारा रहे, सबका यूनिट एक ही होगा, एम्पियर। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कौन से? एम्पियर। ठीक है, तो ये प्रत्येक क्वेश्चन को जज करते समय और टर्म को ध्यान रखते समय ऐसा होता है क्या, ये रीजन भी हर वीडियो में हमने आपको समझाया। नेक्स्ट आया, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं। अब बात बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास चार्ज नहीं होते। पहला बात कि इन तरंगों के पास क्या नहीं होता है? तो चार्जलेस। ये सब इन सभी के पास क्या नहीं होता है? तो चार्ज, यानी ये कैसे हैं? चार्जलेस है। तो ऐसे स्थिति में ये क्या करेंगे? ना विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित होंगे और ना ही विद्युतीय क्षेत्र, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इनके पास चार्ज ही नहीं है। ये किरणों के पास क्या होते हैं? चार्ज नहीं होते। तो सीधा सा करेक्ट आंसर कौन होंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए एक बेहतरीन सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ इसका रिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। कैसे? C बराबर होता है, इसका वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है, तो म्यू नॉट, साथ ही साथ इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना?
यहां से हटाएंगे तो आएगा म्यू नॉट, साथ ही साथ इप्सिलॉन नॉट पावर 1/2 बराबर ये होगा कितना, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट पावर कितना, -1/2। ये स्पीड ऑफ लाइट है सर, 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके करेक्ट आंसर तो आपके पास आ गया। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये तो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लोग तैयारी कर लिए, लेकिन ये बताइए अगर इसके कंडीशन में अगर मीटर सेंटीमीटर आ जाए तो क्या होगा। तो C बराबर 3 गुने 10 पे पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए, इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण, कि बात क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट दो कैपेसिटर के चार्जों के बीच में होता है। यानी कैपेसिटर में क्या होता था कि सबसे पहले दो प्लेट थे, एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव और एक प्लेट पे चार्ज नेगेटिव। ऐसे कड़ी में यहाँ पे कितना होगा, तो सबसे पहले एक पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा और एक पे चार्ज नेगेटिव रहेगा, और ऐसा होता है तो इसके कड़ी में कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट, तो कह रहा था कितना, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा क्या होता है, तो सीधा सा बात है, ये फॉर्मूला किसकी है, तो विस्थापन धारा का। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, 2 मार्क्स के लिए भी काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहां बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो सब बहुत कम है, क्योंकि ये बातें तो बहुत क्लियर था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और लंबवत रूप से नहीं, समानांतर रूप से होकर संचरित होते, लेकिन ये रहते कैसे हैं, लंबवत। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चला जाए। 10 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं ये ध्यान रखिएगा अपना। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। अब बात दे दिया कि तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, तो सबसे पहला बात, चलिए हम अगर चाहते तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन सबका रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है, G भीम बार। ठीक है, और इसमें सबसे किसका मिनिमम पूछा जा रहा है, मिनिमम वेवलेंथ, और मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, यहाँ पे है कितना, मिनिमम वेवलेंथ। अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो सीधा बात बताइए किसका हुआ, गामा का, और यहां से इंडिकेशन इधर बढ़ाना है, यानी इसका वैल्यू यहां से डिक्रीज कर रहा है, इधर जाने पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे ही ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो आपको आते एक रिलेशन, C बराबर होता है लेमडा इंटू म्यू, यानी कितना होगा, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये आंसर आपका हो चुका है सर, लेकिन ये समझा रहे हैं ऐसे 10 और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां इसका वैल्यू मिनिमम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या यहां तक बातें सही चल रही हैं। पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने टर्म होंगे, 7, लेकिन गामा को काउंट किया जा रहा है। गामा का वेवलेंथ कितना होता है, कम, और गामा का कम है तो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हायर। नेक्स्ट देखा जाए, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। अब इसमें संदेह की बात नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही त्वरित आवेश उत्पन्न करता है किसको, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को। नेक्स्ट टर्म, किसके तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है। अब पिछला बार पूछा गया था मिनिमम, अभी पूछा रहा है अधिकतम, तो पहले अपना ऑर्डर लिख लीजिए। अब क्यों ऑर्डर बार बार लिख रहे हैं सर, ताकि किसी तरह से कोई मिस्टेक ना हो। यहां पे इधर जाने पे ये वेवलेंथ का वैल्यू डिक्रीज करेगा, राइट, यानी गामा का वैल्यू डिक्रीज किया तो मैक्सिमम किसका हो गया, रेडियो वेव का।
यहां पे किसका हो जाएगा, रेडियो वेव का। और रेडियो वेव में कौन है, आर है। और रेडियो वेव में कौन है, आर। तो इसमें क्या होता है, गामा का सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम किसका हो गया, रेडियो का। इधर जाने पे घट रहा है, तो सीधा सा बात हुआ यहां पे रेडियो वेव का मान क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। इसलिए सबको लिख दिए, एक को छोड़े नहीं। नेक्स्ट, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, या तो रेडियो वेव या तो माइक्रोवेव। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। या तो रेडियो वेव होगा या तो माइक्रोवेव होगा। तो इसमें जो दिया हुआ था कौन सा है, रेडियो वेव नहीं बल्कि माइक्रोवेव, जो दूरसंचार के लिए काम करता हो। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति, ठीक है, होती है। बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पहले ऑर्डर लिखिए, ठीक है। यहां शो कर दीजिए कितना है, राइट। अब यहां पे क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले वेवलेंथ का जो सिंबल था एक ही लाइन पे चलिए, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहां पे तरंगों की टर्म होती है किसमें, तो यहां सबसे पहले गामा का निकालेंगे। तो गामा का वेवलेंथ कितना होता है, वेवलेंथ मिनिमम है, एक काउंट कर लेंगे तो आसान होगा। इसका इसी गामा का कितना होता है, इसी गामा का फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हाई, ठीक है। अब यहां पे आपको चेक करना है, यदि गामा का वेवलेंथ कम है तो सबसे अधिक वेवलेंथ वाला कौन होगा, तो सबसे अधिक वाला वेवलेंथ वाला हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ वाला हो जाएगा कौन सा, रेडियो वेव, ठीक है जी। कह रेडियो वेव क्या होता है, मैक्सिमम के लिए हो गया, ठीक है सर। अगर मैक्सिमम के लिए हुआ तो आप बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। किसकी कम होगी, तो सीधा सा बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, मिनिमम। तो यहां पे अब तय करना है किसमें, रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम। रेडियो तरंग की आवृत्ति से कितना होगा, कम नहीं, ज्यादा होगा। रेडियो की तो सबसे कम है, तो इससे अधिक ना, रेडियो तरंग की आवृत्ति से इसकी आवृत्ति थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। कि सबसे कम किसका है, तो रेडियो का आवृत्ति मिनिमम है, तो इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो माइक्रोवेव की तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या होगी, रेडियो वेव की तुलना में ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी देख लीजिए, ये सब औरक्त दिया हुआ है। ये प्रकाश तरंग हुई तो काम में नहीं है। औरक्त किरणों की मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड, चलिए 2 से काउंट कर दिए थे, आगे मिलाइए। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, सी। ऐसे डाटा वाले से बच के रहिएगा। कि बात क्या है कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले उसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो सबसे अधिक किसकी होगी। अब फिर वही बात बार बार निकालना पड़ रहा है कि किसकी अधिक होगी, तो पहले यहां लिख लीजिए। अच्छा, यहां पे डिक्रीज कौन किया, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर गया। और वेवलेंथ डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, और वेवलेंथ डिक्रीज कर गया तो सबसे पहला बात क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हायर होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी हायर होगी, गामा की। गामा की कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहां पे दिए गए टर्म के अनुसार मैक्सिमम किसका है, ए का। हाँ, बिना बनाए टिक ना मारे, ना सुनने का कोशिश करें, एक बार प्रोसेस सेट करिएगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है, तो सबसे पहले न्यूनतम किसका होगा, गामा का। क्या इसमें गामा ऑप्शन है, नहीं। यही रीजन है कि सबसे पहले हम बार बार इस ऑर्डर को लिख रहे हैं। कह रहा है इधर जाने पर गामा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इससे कम किसका है,
अब सोच लो, इससे कम अगर गामा का सबसे कम होगा, यहाँ पे गामा का सबसे कम होगा, तो इसके बाद कौन है, एक्सरे। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, एक्सरे। अधिकतम किसका होगा, रेडियो वेव का। इस साइड से इस साइड जाने पर क्या करेगा कि सबसे पहले वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर होगी। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऑलवेज क्या होंगी, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स इन नेचर। ये क्वेश्चन बार बार आपके टेस्ट में भी दिखाए जा रहे थे। तरंग दैर्घ्य के बदले हुए, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, ओके, प्रकाश के रंग होंगे। तो ये तो आपका अब चेंज हो गया, विग बी और आ गया, VIBGYOR, ठीक है। या तो आप चुन लीजिए मैक्सिमम से, या तो आप चुन लीजिए मिनिमम से। तो सबसे पहले रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा, तो रेड पहला से शुरू कर रहे हैं। सबसे कम वायलेट का होगा, कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, येलो। येलो के बाद कौन आएगा, ब्लू, ठीक ही है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा सर, ऑप्शन ए। हाँ, या तो आप मैक्सिमम से चुनिए या मिनिमम से। अगर मिनिमम से चुन रहे हैं, मान लीजिए सोच देते हैं, तो यहाँ पे ये अगर मान लीजिए या इधर से सुन रहे हैं, ब्लू को 1 नंबर पे रखते हैं, तो अगला आया कौन सा, ब्लू को चुन रहे हैं 1 नंबर पे, कि ब्लू का सबसे मिनिमम है, तो इसके बाद तो इधर गया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा ही है, ए। कोई एक ऑर्डर में चुन देना है। निम्न में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। अगर रेडियो वेव है तो क्लियर कट जाएंगे, और रेडियो वेव नहीं है तो बताइए क्या होना चाहिए। रेडियो वेव नहीं है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रेडियो वेव का। और रेडियो वेव नहीं है तो क्या होगा, तो सबसे, अगर रेडियो वेव नहीं है इसका मतलब क्या, तो माइक्रोवेव है ना, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहां पे आज तक दिए गए टर्म के अनुसार क्या बातें सही चल रही हैं, कि इसके ऑर्डर के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कौन सा, रेडियो वेव की माइक्रोवेव, तो यहां पे आएगा माइक्रोवेव। अगर रेडियो होता तो रेडियो लिखते, रेड लाइट होगा नहीं भाई, लाल प्रकाश की ऐसा कुछ यहां नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, एलसी ऑसिलेटर, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर, और ये दोलित्र भी उत्पन्न करता है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए, बी और ई के बीच, बी तथा ई का संबंध। देखिए, एक होता है विद्युतीय क्षेत्र, तो यहां लिखा जाता है एफ बराबर क्यू वी बी, इक्वेशन फर्स्ट। एफ बराबर 1 होता है क्यू ई, इक्वेशन 2। 1 और 2 से कितना आएगा, क्यू इंटू ई बराबर कितना, ई वी बी। इस कड़ी में कितना आता, ई से ई आउट, क्यू वी बी न रहेगा यहाँ पे, क्यू वी बी, राइट। यहां पे हो गया क्यू ई, जबकि यहां पे आ रहा है कितना, क्यू वी बी। क्यू से क्यू हट गया, इसका मतलब कितना आएगा, ई आएगा। ई बराबर कितना आएगा, वी बी आएगा। नेक्स्ट सोचिए, अब यहां पे टर्म क्या चुनना है, बी बाई ई चुनना है, बी बाई ई। इसके लिए 1/v होगा। अब v होता क्या है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चल जाएगा, यस एम पे पावर -1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। बी ने बनाए बाबू, टिक मत मारना, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी दिन ई बाई बी हो गया तो मामला फंस जाएगा। इसलिए कृपा करके पूरे सोल्व करके तभी आंसर की तरफ चले, कि एक छोटी सी मिस्टेक आपको दिक्कत देगी, और लेकिन एक सही आंसर
आपकी पॉजिटिविटी को बना कर रखेगी। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। पहला बात, बीटा किरणें एक कौन सी किरण है? तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जिसमें चार्ज रहता है उसको दोनों डिफेक्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये देखिए अच्छा वाला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में क्या कंडीशन है? c बराबर 1 में रूट में म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। एक आएगा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, यहाँ अगर स्क्वायर कर देते तो क्या होता? अगर इसको स्क्वायर करते तो यहाँ पे ये कितना आता? c आता, होता ना ऐसा। तो ये स्क्वायर करते तो ये c स्क्वायर हो गया। तो अगला बताइए सीधा सा, 1 में म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट है, c का मान कितना आएगा? lt पे पावर -1 का स्क्वायर, l पे पावर 2, t पे पावर -2। कौन सा सही आएगा देख लीजिए कि इस कड़ी में कितना 1 बाई इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का मान चाहिए। तो यहाँ पे c का lt पे पावर -1 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो कभी भी आंसर करते समय खास करके ऐसे टॉपिक में जब भी आप फॉर्मूला लिख लेते हैं तो इसको क्लियरिफाई करिए कि पहले अगर स्क्वायर करते हैं तो ये भी स्क्वायर होगा। यहाँ डिमांड में था क्या था? 1 बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, इसका मान रख दिए। आंसर कौन सा है? ए। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए और भर दिन भर रात इतना पढ़िए भर भर के, ताकि नंबर आए तो लगे कि हाँ पढ़ाई किए थे। थैंक यू।